हेलो दोस्तों, नमस्कार। सी के इंटेलेक्चुअल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का भाग 3 लेके आए हैं। इसके पहले मैंने 2 भाग कंप्लीट कर चुका हूं प्राचीन भारत का। ये तीसरा लेक्चर आज लेके आया हूं और एक इम्पॉर्टेंट आपको खुशखबरी बताने वाला हूं कि आरआरबी एनटीपीसी की, जिसकी अभी तक बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था, तो वो उसकी डेट सीबीटी 1 की आ चुकी है। 15 दिसंबर इसकी डेट है। तो प्लीज़ सभी से मेरा अनुरोध है कि आप पूरे समय का सही से यूटिलाइजेशन करिए, हर एक मिनट का सही से यूटिलाइजेशन कीजिए। और क्योंकि इसमें 35,000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप टाइम टू टाइम अच्छे से स्टडी करिए, और जो स्टडी कर चुके हैं वो अपने सारे सब्जेक्ट का एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का भाग 3, डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर बात किया जाए तो उसका विकास कैसे हुआ है, उसको विकास को हम बताने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात किया जाए तो इसमें कोई भी आपको लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। और मैंने पुरातात्विक साक्ष्य आपको बता दिया था, लेक्चर 1 में ही कंप्लीट कराया था कि पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से होते हैं। तो अभिलेख जैसे हो गए, स्मारक और भवन हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला हो गए, मुहरे, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो इन्हीं से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जाने थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में। अब इसका उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जैसे पाषाण काल है। पाषाण काल जो प्राग ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे और लिखित में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ से आप प्राग ऐतिहासिक काल की हमने बात कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, परंतु लिपि को पढ़ी नहीं जा सकी। अब देखिए, अभी तक आपने क्या प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, जिसमें आपको लिखित चीज़ें मिली ही नहीं थी, सिर्फ पुरातात्विक चीज़ें मिली थी। अब आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात की हमने, तो इसमें क्या हुआ, आपको लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए, लिखित रूप में साक्ष्य उपलब्ध हुए, लेकिन जो लिखा हुआ था उसमें जो लिपि थी, उसको उस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। अब ये कौन सी संस्कृतियाँ हैं जिसमें ऐसे लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए परंतु लिपि को नहीं पढ़ा जा सका? तो वो हमारा सैंधव सभ्यता है और वैदिक संस्कृति है। यहाँ की जो लिपियाँ हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन उन्हीं को अभी तक आप कोई भी लोग उसको पढ़ नहीं सके हैं। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, जैसे सैंधव सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, और वैदिक संस्कृति। तो ये चीज़ें हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में आती हैं। ऐतिहासिक काल की अगर बात किया जाए तो ऐतिहासिक काल में आपको पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर लिया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में एक बार मैं बता दूं कि उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, उसमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। उदाहरण के तौर पे पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आपको लिखित रूप में मिल गई हैं साक्ष्य, लेकिन वो लिपि जो लिखी हुई उसको कोई पढ़ नहीं सका है। तो ये जैसे कि सैंधव सभ्यता और वैदिक संस्कृति, ये हमारी आद्य ऐतिहासिक काल में आती हैं। इसके बाद तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल में, जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों तरीके के साक्ष्य भली भांत मिल गए हैं और उनको पढ़ा लिखा जा सका है, सब लोग उसको समझ सके हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम पाषाण काल की बात कर लेते हैं। पाषाण काल की अगर बात करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। पहला हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। अब हम पुरापाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं। एक तो निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। तो पाषाण काल को यहाँ पे क्या किया गया है कि डिवीजन किया गया है कि पाषाण काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि जो पाषाण काल है वो किसका उदाहरण है? प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। तो हम प्राग ऐतिहासिक काल से अब दोबारा अच्छे से स्टडी करते हैं। तो चलिए हम प्राग ऐतिहासिक काल की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इसी में हमने पाषाण काल पढ़ा था उदाहरण के तौर पर, तो पाषाण काल से स्टार्टिंग करते हैं। तो पाषाण युग क्या होता है? पूरा पाषाण संस्कृति का जो उदय हुआ है वो किस में हुआ है? अभिनूतन युग में हुआ है, ठीक है। इस युग में जो धरती थी वो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी,
किस में? पाषाण युग में। और पाषाण युग किस में आता है? प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आ गए, तो अब पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। अभी इसके पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं पहले नंबर से, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की बात कर लेते हैं। इस काल के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के भीमबेटका नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो पूरा पाषाण काल ये हुआ। इसके बाद हम पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट इसका है निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल का डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। इस काल के उपकरण सोहन नदी से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको हम सोहन संस्कृति कहते हैं। कि इसको निम्न पूरा पाषाण काल को, क्योंकि सोहन नदी से इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। और सोहन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, इसलिए हम इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ पे जो प्रमुख औजार मिले हैं वो पेबुल, चापर, चापिंग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पेबुल की अगर बात करिए जाए तो हमारे जो उपकरण थे वो पानी के बहाव से रगड़ खाकर बनते थे, नुकीले टाइप के बनते थे। जो पत्थर थे, ठीक है, पत्थर के बने हुए थे। और पत्थर जब वहाँ से पानी गुजरता था तो काट काट के नुकीले टाइप के बन जाते थे, तो उसी को हम पेबुल बोलते हैं। अगर चापर की बात किया जाए, जो पेबुल था उसका जो बड़े आकार का जो उपकरण बनते थे उसको हम चापर बोलते थे। अब इसी तरीके से चापिंग की बात किया जाए तो वो जो उपकरण बनते थे, अगर दोनों तरफ उसमें धार हो जाए औजार में, तो वो हमारा पेबुल चापिंग में आ जाता। तो दुधारी उपकरण यहाँ पे मिलते थे। तो निम्न पूरा पाषाण काल की बात इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल की ओर। तो मध्य पूरा पाषाण काल की ओर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता था? जो उपकरण इसके मुख्य थे वो कोर थे, फ्लैग था और ब्लेड प्रमुख उपकरण थे। यहाँ पे फलक की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृत भी कहते हैं। फलक की अधिकता थी इसलिए यहाँ फलक संस्कृति से कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल को। और इसके पहले निम्न पूरा पाषाण को सोहन संस्कृत कहते थे, क्योंकि सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे सारे उपकरण। अब मध्य पूरा पाषाण काल में जो औजारों का जो निर्माण होता था वो क्वार्टजाइट पत्थर से होता था। ये बहुत ही अच्छे किस्म का पत्थर था, क्वार्टजाइट पत्थर। इसके जो उपकरण मुख्य रूप से मिले थे वो नेवासा से मिले थे जो महाराष्ट्र में है, सिंहभूम से मिले हैं जो झारखंड में है, चकिया से मिले हैं जो वाराणसी में है, बेलन घाटी इलाहाबाद में है, भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, सौराष्ट्र गुजरात से। तो इस तरीके से मध्य पूरा पाषाण काल का बात हो चुकी। अब हम आगे चलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में मैंने सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस किया क्योंकि वही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जामों में बार बार आता रहता है। और यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हर एक बात को डिस्कस किया हूँ, क्योंकि टाइम कम है। आरआरबी एनटीपीसी की ओर मेनली हमारा फोकस है, तो हर एक चीज़ों का हमने पॉइंट वाइज डिस्कशन किया है। तो उच्च पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो उसका प्रमुख जो उपकरण है वो क्या है? ब्लेड है। प्रमुख उपकरण इसका क्या है? ब्लेड है। तो इस तरीके से हमने पूरा पाषाण काल को तीनों पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अब हम मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हैं? इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे। अत्यंत छोटे होते थे इसलिए इसको क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहा गया था। यहाँ का जो प्रमुख पालतू पशु था वो कुत्ता था। सबसे बड़ा अवशेष की अगर बात किया जाए तो मानव अस्थि पंजर मिला था, जो सराय नाहर राय तथा महदहा से प्राप्त हुए थे। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने रेड कलर में पॉइंट कर दिया हूँ, तो इनको ज़रूर आप एक तरीके से सही तरीके से पढ़िएगा। सांभर झील राजस्थान से जो है, यहाँ के विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? सांभर झील से। तो मध्य पाषाण काल की इस तरीके से बात हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल की अगर डिस्कशन हम करें तो इसमें एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो प्राचीनतम नव पाषाणिक बस्ती है मेहरगढ़, जिसका नाम सुना होगा मेहरगढ़, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो प्राचीनतम नव पाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है इस टाइम पे। चिरांद बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं जो किसके बने होते थे? सींग के, हिरण के सींग के बने हुए थे। को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोल्ड हवा जो इलाहाबाद में, यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट, यहाँ के लोग जो थे वो खाद्य पदार्थों का सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं अपितु उत्पादक भी था। मतलब हर चीज़ें बस खरीद खरीद के खाते ही नहीं थे, अपितु वो हर चीज़ों का उत्पादन भी करते थे, हर चीज़ें खेती करते थे, उगाते थे, क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था।
और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ के जो प्रमुख उपकरणों की अगर बात किया जाए तो उसमें से कुल्हाड़ी है, खुरपी है, कुदाल है, वसूली है, छेनी है, हथौड़ा, इस तरीके के औजार नवपाषाण काल से हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम अगला डिस्कशन करते हैं दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल जो है उसको हम धातु काल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आदि ऐतिहासिक काल को धातु काल भी कहते हैं। अब आदि ऐतिहासिक काल में जो हड़प्पा संस्कृति है तथा वैदिक संस्कृति, दो संस्कृतियां आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति, ये जो दो संस्कृतियां हैं इनकी गणना आदि ऐतिहासिक काल से की जाती है। ठीक है, इसमें दो मृद भांड जो प्रमुख रूप से हैं जो मिट्टी के बने होते थे, जैसे गैरिक, एक तो गैरिक दूसरा कृष्ण लोहित। तो गैरिक और कृष्ण लोहित जो मृद भांड है यहाँ के प्रमुख मृद भांड है आदि ऐतिहासिक काल के। तो इस तरीके से हम आदि ऐतिहासिक काल की बात कर लिया है। और दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाण काल में आप यहाँ पे देखिए हेडिंग से पता चल रहा है कि ताम्रपाषाण मतलब ताम्र मतलब तांबा हो गए, पाषाण मतलब पत्थर हो गए। तो इस युग में जो उपकरण थे वो क्या थे, तांबे के थे और पत्थर के, दोनों चीज़ के उपकरण मिलते थे। यहाँ पे तांबे के भी मिलते थे और पत्थर के भी मिलते थे। अगर मनुष्य की बात किया जाए तो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ताम्र संस्कृतियाँ की अगर बात किया जाए तो ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ जो थी वो कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। कौन सी? कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे औजार, उपकरण जो बनाते थे तांबे के, कितना सुंदर लग रहे हैं इस समय। और ये हमारे जो हैं पत्थर के हैं। तो तांबे और पत्थर के मैंने थोड़ा सा आपको चित्रों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश किया है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों को हमने अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब हम महापाषाण काल की बात कर लेते हैं। नवपाषाण काल युग के बाद दक्षिण भारत में महापाषाण काल का उदय हुआ। महापाषाण क्या होता है? पत्थर की जो कब्रें होती हैं उनको महापाषाण कहते हैं। अब इन कब्र जो मिली हैं, इन कब्रों में क्या क्या चीज़ें मिली हैं? लोहे के औजार इनके साथ मिले हैं, घोड़े के कंकाल भी मिले हैं, पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें इन कब्रों के साथ मिली हैं। यहाँ पे क्या था कि आंशिक शवाधान की पद्धति का प्रचलन था। अब ये आंशिक शवाधान क्या होता है? इसमें क्या होता है कि शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिए जाते थे। यहाँ पे धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। तो पाषाण काल की बात इस तरीके से हो गई। फाइनली हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं और ईसवी और ईसा पूर्व का मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो ईसवी, ईसा पूर्व और ईसवी का यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जिसको हम ईसाई कैलेंडर कह सकते हैं या फिर जूलियन कैलेंडर कह सकते हैं, ये ईसा धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ये कैलेंडर कौन सा? ग्रेगोरियन। अब जन्म के पहले, जो उनके जन्म के पहले का समय था उसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बीसी बोलते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। और इसी तरीके से जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एडी बोलते हैं। एडी का मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। तो इस तरीके से आज हम यहीं पे अपने वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं और ये हमारा कैसे विकास हुआ प्राचीन भारत का, ये यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति। तो ये चीज़ें हमने आज डिस्कस कर लिया है। मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी और आप अच्छी मेहनत से तैयारी कीजिए और समय का अच्छे से यूटिलाइजेशन करिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो का जो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।